कृपया तुरंत आप जुड़ जाएं। और आज मैं एक नई डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तो फिलहाल तक इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा था, इंग्लिश ग्रामर वोकैब को मैंने पढ़ाया और 60% के आसपास का मैंने सिलेबस इंग्लिश में फिनिश किया है। अब मेरा जो 3 दिन का टीचिंग रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंग्लिश पे रहेगा और थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे रहेगा दैट इज इंडियन पॉलिटी पे, भारतीय संविधान पे। और उसके बाद संडे वाले दिन मैं जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास करूंगा, फिलहाल तो होगी वो इंग्लिश ग्रामर पे, क्योंकि वो मेरा मेन टारगेट है। मैंने उसका काफी सिलेबस निपटाया है, परंतु जैसे ही वो खत्म होगा तो बाकी ये वही क्लासेस आपकी मैं टेस्ट सीरीज के जरिए करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए जो स्लाइड नंबर 1 हमारे पास है, जो स्लाइड नंबर 1 है वो किस बारे में कहती है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम इस अगले 1 घंटे में क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय संविधान की यात्रा, जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दी जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे, पर इस सेशन के अंदर, इस 1 घंटे में हम सिर्फ कवर करेंगे प्रियम्बल को। प्रियम्बल जिसे बोलते हैं प्रस्तावना। मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा आगे। पर देखिए गाइस, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा फर्स्ट लेक्चर बढ़िया हो। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या है? हमारे देश के आजादी के हीरोज, जिसमें महात्मा गांधी थे, जिसमें सरदार पटेल थे, जिसमें रेवोल्यूशनरी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे, और ना जाने कितने और इसमें शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस से लेके बहुत सारे लीडर्स इसमें शामिल थे। इन सभी ने मिलकर आजादी के लिए फाइट की अपने अपने तरीकों से, जो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में। परंतु सभी का उद्देश्य क्या था? आजादी मिले, ये तो था ही था। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। वो ये था कि आजादी मिलने के बाद जो सरकार बने, वो सरकार कुछ नियमों पे काम करे, कुछ नियम के अनुसार काम करे। यदि अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद भारत में जो सरकार बने, उसका रवैया भी अतरंगी हो, तो जो देश के आजादी के हीरोज ने जान दी, फांसी के तख्त पे चढ़ गए, तो नेचुरली उनके सेक्रीफाइस का क्या मतलब है? यदि गोरी चमड़ी के लोग इस देश से 15 अगस्त 1947 को निकलते हैं और उनकी जगह पे भारतीय अब सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, शासन में आते हैं, तो मात्र ये ना हो कि काली चमड़ी वाला बंदा आ गया, गोरी चमड़ी वाला चला गया, और आत्मा या काम करने का तरीका वही रहे, ऐसा ना हो। तो एस्पिरेंट इसीलिए बहुत जरूरी था कि एक बुक हो, एक किताब हो, एक डॉक्यूमेंट हो, जिसके आधार पर चुनी हुई सरकारें काम करें। यदि कोई भी सरकार चुन के आ जाती है तो ये ना समझे कि अब मैं सत्ता में हूं, मैं पावर में हूं, तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। सत्ता में आना और फिर नियमों के अनुसार काम करने में फर्क होता है। पावर में तो चीन में भी सरकारें आती हैं, सरकारें तो पाकिस्तान में भी हैं, सरकारें तो सऊदी अरेबिया में भी हैं, सरकारें तो इराक, ईरान, ऐसी देशों में भी हैं जहां पर लोकतंत्र प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। सऊदी अरेबिया का मैंने एग्जांपल दिया, वहां तो किंगशिप है,
राजा का बेटा आगे बनेगा राजा, अभी वहां पे वही है। तो सरकार तो वहां पे भी है, काम तो वहां पे भी चल रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड वहां भी बन रही है, जॉब वहां भी है, नौकरियां वहां पे भी हैं, काम वहां भी ठीक चल रहा है। तो फर्क क्या है फिर? तो फर्क ये कि लोगों को उनके अधिकार देना बहुत जरूरी है, ताकि सत्ता में बैठे लोग अपनी पावर का मिसयूज ना करें। मैं बहुत सारी बात आज नहीं कहूंगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आप सीखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा सरलता से ही आपको चीजें बताऊं, क्योंकि आप कोई क्लास 1 एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप क्लास 2 या क्लास 3, मेनली क्लास 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हमें कोशिश करनी कि हमारा सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट भी हो और टारगेटेड भी हो, कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें पढ़ी जाए। इसलिए मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट, वो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस निपटे, और एग्जाम में सवाल आए तो तुरंत आपके पास आंसर हो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक डॉक्यूमेंट, एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस किताब के अकॉर्डिंग इस देश का हर व्यक्ति कार्य करे। हमारे देश में सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री होते हैं, जनता उनको चुनती है, सत्ता में आते हैं, बट वेरी वेरी पावरफुल। राज्य में सबसे ज्यादा पावर में मुख्यमंत्री होते हैं, एक पत्ता हिल नहीं सकता राज्य में बिना मुख्यमंत्री की इजाजत के। ये इतने पावरफुल पद हैं, क्या ये अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं? उत्तर है नहीं कर सकते हैं। इतनी पावर होने के बावजूद ये अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। जिस तरह से पावर का मिसयूज अंग्रेज भारत में किया करते थे, जिस तरह से पावर का यूज राजा, महाराजा, सुल्तान, नवाब किया करते थे, ये पावर का मिसयूज नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि संविधान में उल्लेख किया गया है कि जो भी या प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्य क्या होगा, उन्होंने कार्य कैसे करना है, उनकी पावर क्या है, उन पर अंकुश कौन लगा सकता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कहां पर है। और लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होती जनता, और जनता रोड पे आके अपनी बातों को धरना प्रदर्शन के जरिए मनवा भी सकती है, सरकार पर दबाव बना सकती है। कई बार लोगों ने सरकार पर दबाव बनाए हैं, धरना प्रदर्शन करके, स्ट्राइक करके सरकार को बातें माननी पड़ी है। पर अगर यही लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज होता, मारपीट के, टांगे तोड़ के इनको घर भेज देते और बोलते कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बातें। ये तानाशाही देश में होता है। लोकतांत्रिक देश में जनता की मांगों को, सहज मांगों को मानना पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत है हिंदुस्तान का संविधान। इसलिए भारत का जो संविधान है, मैं उसके बारे में लेटर ऑन बात करूंगा, वो कितने दिनों में बना, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संविधान का प्रियम्बल, कि प्रियम्बल या प्रस्तावना चीज है क्या। तो जिस तरह से एस्पिरेंट आप जब कॉलेज जाते हो या आप स्कूल जाते थे, तो आपके गले में एक आई कार्ड लटका होता था, जो आपके बारे में बहुत ही संक्षेप में बात बतलाता था। उसमें लिखा होता था 4-5 लाइंस में कि आपका नाम है ये, स्कूल का नाम, आपका क्लास कौन सा, 10th है, 9th है, कुछ भी है, और आखिर में फोन नंबर शायद, या रोल नंबर लिखा होता होगा। ये 4-5 बातें मुझे याद है हमारे आई कार्ड पे छपी होती थी। तो ये हमारे बारे में संक्षेप में जानकारी है कि हु वी आर। तो प्रियम्बल ठीक उसी तरह से संविधान के बारे में जानकारी है, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन, जैसे एक आई कार्ड। यूं तो आपका घर कहां है, गांव कहां है, तहसील कहां है, आपने शिक्षा कहां से, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपके गांव का, कितनी सारी जानकारी है एक आदमी के बारे में। परंतु आई कार्ड के अंदर 4 बातें लिखी होती हैं जो संक्षेप में उस व्यक्ति के लिए उस मोमेंट पे जरूरी इंफॉर्मेशन दी होती है। बट वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल वही है, एक तरह से आई कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, मजा आएगा। प्रियम्बल को जानते हैं। तो ये मैंने स्पेशली कवर किया है फॉर क्लास 2 एंड क्लास 3 एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी किताब, हमारे देश में सबसे पावरफुल किताब कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पावरफुल किताब, हमारे देश की एक महानतम किताब, महान किताब, क्योंकि
कई लोग कहते हैं कि धार्मिक किताबें जैसे कि भगवत गीता, वेद, कुरान, बाइबल, वो किताबें इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर एक पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि धर्म अपनी जगह पे और देश को चलाना, देश का चलना, देश के हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिलना, बातें अलग हैं। हमारे देश में दलित आदिवासियों के साथ लंबे समय तक शोषण हुआ है। उन्हें आजादी मिली है शोषण से, 90% मिली हो या 100% मिली हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। उनका मानना है कि धार्मिक किताबों में तो शोषण लिखा गया उनके बारे में, इस किताब ने उनको लिबर्टी या आजादी दी है। तो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग इस किताब की वाहवाही करते हैं, कई लोग इस किताब के बारे में भला बुरा कहते हैं कि अंबेडकर ने किताब लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी है और इसमें अपर कास्ट के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। ये सब मिसनोमा है, गलत फहमियां हैं, सब बैलेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और सारी बातें ये जब आप लगभग कुछ लेक्चर में अटेंड कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि क्या है क्या नहीं है। आइए बढ़ते हैं। तो एस्पिरेंट, आपके सामने हाफ स्क्रीन पर है प्रियम्बल, और इधर प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में कुछ जानकारी है। मैं सबसे पहले हाईलाइट करता हूं ये वाले पार्ट को, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसका नीचे प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारी किताबें स्कूल की जब हम लेते थे ना, आप भी शायद देखा होगा आपने भी, तो उस किताब के ऊपर पहला जो पेज होता था वो प्रियम्बल का होता था, ताकि बच्चे इसको रट जाएं, याद कर जाएं। तो देखिए प्रियम्बल में क्या लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. अब आपने याद करना है कि भारत किस तरह का देश है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। रट्टा मार लेना कि पहले सोवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेक्युलर आता है, डेमोक्रेटिक आता है, रिपब्लिक। इनके मीनिंग क्या है मैं सारी बातें आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। और सिक्योर मीन्स मिलेंगे उसके सिटीजन्स को क्या बातें, क्या मिलेगा? जस्टिस, न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। लिबर्टी मीन्स आजादी होगी। किस बात की आजादी होगी भारत में? थॉट, सोचने की। आप कोई बात सोच सकते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी अपनी थॉट हो सकती है, और उस थॉट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लिखित रूप में, चाहे इंटरनेट के जरिए या फिर किताब लिखकर या कुछ बोलकर। बिलीफ, आपका जो भी धर्म है, बिलीफ है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, आपको आपकी बिलीफ की आजादी होगी। फेथ एंड वर्शिप, अगेन बिलीफ और फेथ वही बात होती है कि आपका विश्वास, धर्म क्या है, और वर्शिप आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो आजादी होगी। इक्वालिटी मीन्स समानता होगी। समानता किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अधिकार दिए जाएंगे। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? मीन्स बराबर अधिकार देना। और टू प्रमोट अमंग देम ऑल, मैं सभी के बीच में इन चीजों को प्रमोट किया जाएगा। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। माने हम देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करें और भाईचारा या भाईचारे की भावना को मेंटेन करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, ऐसी लाइंस हम स्कूल की दीवारों पे पढ़ते थे। तो ये फ्रेटर्निटी मीन्स ये भाईचारा जरूरी है। अब लास्ट में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमारा संविधान अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949, राइट। परंतु उसे अप्लाई किया गया है 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे कुछ कारण हैं, इन कारणों को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, इसलिए इस दिन को बोलते हैं संविधान दिवस, मींस कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन को संविधान दिवस कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं इस दिवस को, और इसलिए जो है वो लेटर ऑन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब फिलहाल अब आपने नोट्स बनाना कहां से स्टार्ट करने हैं? इधर से, कि प्रियम्बल या प्रस्तावना चीज क्या है। तो आपने जो भी मैंने बातें लिखी हैं ये वाली आपने सारी नोट करनी है। मैंने बहुत शॉर्ट में बातें लिखी हैं, ये सारी बातें कृपया आप
नोट करें, आपने नोट करनी है। देखिए प्रियम्बल क्या है, पहले पढ़ता हूं मैं अंग्रेजी में, फिर पढ़ूंगा मैं हिंदी में। प्रियम्बल, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ द प्रियम्बल। अब मैं अगर नोट्स बनाता तो मैं इसको बड़ा हाईलाइट करता बढ़िया तरीके से, अर्थात अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान पहला संविधान था जिसने अपने संविधान में प्रियम्बल नाम की चीज को ऐड किया था। प्रियम्बल सबसे पहले दुनिया के संविधान में, अमेरिकन संविधान में आया था। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। मैंने इसके बाद कई देशों ने अपने संविधान में प्रियम्बल को जोड़ा या ऐड किया। A preamble is an introductory and expansionary statement in a document that explains the document's purpose and underlying philosophy. बहुत हाई फाई वर्ड यूज किए गए हैं, पर आपको समझाता हूं क्या है। क्या कहा उसे, प्रियम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्रेशनरी स्टेटमेंट। माने प्रियम्बल कुछ और नहीं, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है शॉर्ट में कि हमारा संविधान कैसा है। माने आप संविधान के प्रियम्बल को ही पढ़कर संविधान की नेचर, उसकी सोच, उसकी फिलॉसफी को जान सकते हैं। देखो यहां न्याय के बारे में बात की गई है, यहां लिबर्टी की बात की गई है, आजादी की बात की गई है, समानता की बात की गई है कि जात पात धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, भाईचारा बना रहे, इसकी बात की गई है। तो ये बताता है कि हमारा संविधान जो है वो न्याय, आजादी, भाईचारा, समानता, इसके ऊपर फोकस करता है। तो प्रियम्बल में वो मुख्य बातें लिखी हैं जो हमारे संविधान की एक नेचर बताता है। किसी पर्सन में हजारों क्वालिटीज होती हैं, पर कहा जाए कि 4 बातें बताओ उस पर्सन के बारे में जो बढ़िया हैं, तो वो 4 बातें या 5 बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बढ़िया हैं वो प्रियम्बल में शो की गई हैं, ताकि जो भी पर्सन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहे तो पहले पढ़े प्रियम्बल और वहीं से एक राय बना ले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हमारा संविधान कैसा होगा। आइए, तो इसमें हिंदी में लिखा है कि अमेरिकी संविधान सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू हुआ था। भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया। प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक परिचयात्मक मन इंट्रोडक्टरी और अभिव्यक्ति एक्सप्रेशनरी कथन है जो दस्तावेज के उद्देश्य और अंतर्निहित दर्शन की व्याख्या करता है। मैंने उसके अंदर क्या होगा उसके बारे में, या उसमें क्या क्या खास बातें होंगी, ये शॉर्ट में वो बता देता है। भाई ये प्रस्तावना, और मेरे लिए क्या यहां से जानने के लिए था एग्जाम के अकॉर्डिंग कि प्रियम्बल सबसे पहले किस देश ने क्रिएट किया था, अमेरिका। तो अब जिन भी देशों में प्रियम्बल है उन्होंने अमेरिका को फॉलो किया है, उन्होंने अमेरिका के नक्शे कदम पे चलना शुरू किया है। आगे देखिए, हमारे संविधान को लेके, हमारे संविधान के प्रियम्बल को लेके, प्रस्तावना को लेके कुछ बहुत बड़ी हस्तियों ने कुछ बातें कही हैं। और याद रखिए, हमारे चाहे टेट वाला एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश के, चाहे हमारा फिर पटवारी हो, या कोई भी एग्जाम क्लास 3 का आ जाए, तो उन एग्जाम के अंदर ये बातें अक्सर पूछी जाती हैं कि ये फलना बात किसने कही थी। 3 बड़ी हस्तियां जिन्होंने संविधान के प्रियम्बल के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं, जैसे N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा था कि संविधान का पहचान पत्र है प्रियम्बल, प्रियम्बल संविधान का पहचान पत्र है, मैंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने प्रियम्बल के बारे में ऐसी बात कही। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि संविधान का पहचान पत्र प्रियम्बल होता है, तो N.A. पालकीवाला। फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी की बात करेंगे। इन्होंने कहा था हमारे संविधान की कुंडली है, संविधान की कुंडली, जैसे आपकी कुंडली जब बनाई जाती है तो वो आपके बारे में काफी बातें बताती है कि आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और तमाम बातें आपकी कुंडली में लिखी होती हैं जो एक ज्योतिषी उसे पढ़ के बताता है। तो वैसे ही एक छोटा सा कागज प्रियम्बल जो हमारे संविधान की कुंडली है, द हॉरोस्कोप मींस कुंडली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लिखा उन्होंने, के मुंशी की स्टेटमेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और आखिर में सर अर्नेस्ट बेकर, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा कि प्रियम्बल की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, माने संविधान का मुख्य नोट। अर्थात कई बातें होती हैं जो संविधान में लिखी होती हैं, पर प्रियम्बल उसमें से एक मुख्य बात है जो पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। इन 3 लोगों के द्वारा लिखी गई बातों को एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये फला बात किस व्यक्ति ने कही है। सो N.A. पालकीवाला, डॉक्टर के.एम. मुंशी एंड सर अर्नेस्ट बेकर, ये 3 बहुत बड़े नाम है। सो आई वांट कि आप इसे जो है वो रट लें कि ये फलनी बात किसने कही थी।
तो अब देखिए इसमें मैंने शीर्षक डाला था, शीर्षक कि सम स्टेटमेंट्स बाय एमिनेंट पर्सनैलिटीज रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनने कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ टिप्पणियां हैं जो कुछ बहुत बड़ी हस्तियों ने भारतीय संविधान के प्रियम्बल पर की हैं और उनके बारे में ये है। तो बस आपने ये चीजें नोट कर लेनी यहां से, अभी कर लो साथ साथ में या बाद में करो, आपकी अपनी इच्छा है, पर नोट सारी बातें कर लेनी है क्योंकि ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है एंड एवरीबडी मस्ट बी लिसनिंग केयरफुली। या फिर नोट बाद में करना और पहले सुन लेना, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी इच्छा है। तो आइए देखते हैं क्या है अगला हमारा काम इसमें। 4 important aspects can be ascertained from the above text of the preamble। अर्थात प्रस्तावना के उपरोक्त पाठ से 4 महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाया जा सकता है। मैंने संविधान के प्रियम्बल या प्रस्तावना के बारे में हमने अभी जो देखा, जो एक पेज था पूरा पूरा जो आपने भी देखा, उसमें हमें क्या जानने को मिलता है, उसमें क्या खास बातें हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें पहली बात क्या है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती कहां से है, अर्थात संविधान के अधिकार का स्रोत कहां से है। कॉन्स्टिट्यूशन को बात देता कौन? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो कागज ही नहीं लिखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन तो कागज का एक ग्रंथ ही है ना, उसमें तो पावर कैसे आ गई? उसे पावर दी किसने है? तो इंडिया की पब्लिक ने। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, जैसे ही देखिए ये पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन पढ़िए, वी द, सॉरी देखिए ये लाइन पढ़िए आप, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल के ऊपर लाइन पढ़नी चाहिए, मैंने हम भारत के लोग। तो ये संविधान को पावर एक कागज के टुकड़े को या एक डॉक्यूमेंट को, एक किताब को पावर दी किसने है? भारत के लोगों ने। और लोकतंत्र में सबसे पावरफुल कौन होते हैं? वहां के लोग। वही डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। गणतंत्र होता क्या है? रिपब्लिक होता क्या है? शब्द है रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, तो गणतंत्र मीन्स जनता का तंत्र, जनता का रूल, रूल ऑफ पीपल। रिपब्लिक माने रूल ऑफ पीपल। अगर जनता का तंत्र है तो जनता से ही सब पावर आएंगे, जनता ही डिसाइड करेगी। पर चूंकि जनता रोड पे जाके डिसीजन नहीं ले सकती है, उसके लिए अधिकार देना जरूरी है, उसके लिए ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट क्रिएट करना जरूरी है। ये सारा काम सरकार करती है, मगर संविधान के दायरे में रहकर। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये थी मेरी स्लाइड जिसमें मैं कुछ बातें कह रहा था। इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, माने ये अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है। संविधान को जो पावर दी है वो किसने दी है? इस देश के लोगों ने दी है संविधान को उसकी पावर। इसके बाद बात करें, वो बात है कि द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया की जो स्टेट है, माने भारत की सरकार है, या भारत देश की नेचर कैसी है? स्टेट का मतलब दो होता है, सरकार और देश भी होता है। तो भारत का देश या भारत की सरकार की नेचर माने प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। हमारा तंत्र कैसा होगा? हमारा तंत्र होगा सॉवरेन, संप्रभुता, माने हम पर कोई दूसरा देश राज नहीं करेगा। सामाजिक, सोशलिस्ट सामाजिक, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, अर्थात या हिंदू मुस्लिम सिख ये भेदभाव नहीं होगा। डेमोक्रेटिक मीन्स जनता के द्वारा चुने हुए लोग यहाँ आएंगे, लोकतंत्र होगा। और रिपब्लिक मीन्स गण का तंत्र, माने लोगों का तंत्र है। ये बातें लिखी हुई यहाँ पे। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था की घोषणा करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट स्पेसिफाइज जस्टिस, न्याय मिलना, लिबर्टी मीन्स आजादी, महिला पुरुष को आजादी मिलना, राइट, हर व्यक्ति को न्याय मिलना, आजादी मिलना,
इक्वालिटी मीन्स समानता होगी, ऊंच नीच नहीं होगा। हमारे देश में हजारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से शेड्यूल कास्ट जिसे बोलते हैं दलित के साथ अत्याचार हुआ है उसकी जाति के नाम पर, जो कि वेदों तक में लिखा हुआ था कि जो शूद्र है, लेटर वैदिक पीरियड में शूद्र के साथ बहुत अन्याय हुआ है और तब से अन्याय होता चला आया है। उन्हें गाली तक दी गई है, उन्हें बहुत रपाया गया है, उनके साथ बहुत दुष्व्यवहार हुआ है, तो मेल ट्रीटमेंट हुई है। तो इक्वालिटी दी जाएगी और फर्टर्निटी मीन्स भाईचारा बनाए रखा जाएगा। और ये सारे शब्द हमने प्रियम्बल में पढ़े थे, तो प्रियम्बल की तो जानकारी यहाँ पे आ रही है। अडॉप्शन क्या थी, संविधान को कब जो अडॉप्ट किया गया, तो 26 नवंबर 1949, ये तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। किस तारीख को संविधान को स्थापित कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। तो गोद लेने की प्रक्रिया, अब थोड़ा सा मैंने जब इसे गूगल में ट्रांसलेशन किया अडॉप्शन का, तो एक गोद लेना आ गया। गोद नहीं लेना, आप इसमें कहेंगे कि संविधान को जो है स्थापित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को स्थापित कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को स्थापित हुआ, परंतु हमारा देश रिपब्लिक 26 जैन 1950 को हुआ था, राइट। अर्थात संविधान को अडॉप्ट तो 1949 में कर लिया गया था 26 नवंबर को, परंतु इफेक्ट में कब आया, इफेक्ट मींस अब वो अपनी जो इसमें बातें कही गई हैं उन पावर के अकॉर्डिंग देश चलाएगा, तो 26 जनवरी 1950 को। बात है कि नहीं है। अडॉप्ट करना मीन्स आपने उसे कबूल कर लिया, परंतु उसमें जो पावर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां बन चुकी हैं, सब रेडी है, आपने मूर्तियों को पेंट कर दिया गया है, फिर पंडित जी आते हैं, उसे जीवादान देते हैं, उन्हें मंत्रोच्चारण करके अब भगवान उन मूर्तियों में आ जाते हैं। ठीक उस तरह से तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, बन के तैयार हो गया था, भारत के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया था, परंतु इसके अंदर लिखी हुई बातों को अप्लाई इफेक्टिव में या ये एक्शन में कब लाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे कहानी है हिस्ट्री में, कैसा क्यों किया गया था वो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, या लेटर ऑन आपको बता दूंगा मैं जब समय आएगा। तो ये स्लाइड हमने अंडरस्टैंड की, इसे हमने पढ़ा। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए सोवरेन का मतलब क्या होता है, सार्वभौम का मतलब क्या है। अब जिनको अंग्रेजी ठीक से आती है वो जानते हैं कि दो शब्दों से बना है सोवरेन। सोव मीन्स सेल्फ और रेन मतलब रूल, REIGN, रेन मीन्स रूल। तो सोवरेन का मीनिंग क्या हुआ फिर, मीन्स सेल्फ रूल, अर्थात आपका अपना शासन। तो कोई दूसरा देश आप पर हुकूमत अब नहीं करेगा। अंग्रेजों ने हम पर एक लंबे समय तक शासन किया, अंग्रेजों ने। हमारी अपनी सत्ता कहां थी, अंग्रेजों से पहले कौन लोग थे, राजा महाराजा नवाब। तो हिंदुस्तान के अंदर तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र तो कहीं देखा गया तो हर्षवर्धन के समय पे, जो हर्षवर्धन और आप जानते हैं कुछ हद तक तो गुप्ता पीरियड में, गुप्त समय काल में हर्षवर्धन जो थे उनके समय में थोड़ा सा डेमोक्रेसी का अंश देखा जाता है। तो कोई कहे कि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से थी, नहीं, मॉडर्न डेमोक्रेसी तो भारत में 1947 में आई थी, आधुनिक लोकतंत्र 1947 में, कि जनता चुनेगी कौन बनेगा उनका शासक। तो सॉवरेन का मतलब क्या है, सेल्फ रूल मींस आपका अपना शासन होगा, भारत के लोग डिसाइड करेंगे उन पर कौन शासन करेगा, और दूसरे देश की शक्तियां, पावर इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। सॉवरेन नेशन है, राइट। तो जो सॉवरेन नेशन होते हैं उनकी नीतियों में, उनके रोजमर्रा के कामकाज में, उनके शासन में, उनकी आर्थिक और विदेशी नीतियों में कोई भी दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो सारे सॉवरेन देश होते हैं। परंतु इंटरफेयर कर सकता हो तो फिर सॉवरेन नहीं हुए आप, राइट। यदि भारत गुलाम होता अभी भी मान लो अंग्रेजों का, तो हमारी विदेश नीतियां, हमारी आर्थिक नीतियां, हमारी ट्रेड पॉलिसीज, व्यापार की नीतियां अंग्रेज चला रहे होते, तो हम सॉवरेन कैसे हुए फिर, जब डिसीजन हमारे लिए कोई और ले रहा है।
इस देश के लोग जब चुनते हैं लोगों को, उनके बीच में से एमएलए एमपी बनते हैं, वो जानते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, और हमारे लिए कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो जनता के बीच में ही तो ये लोग निकले हैं, इस देश की जनता के बीच में। और वो जो लोग वहां पहुंचे हैं, वेदर पीएम, सीएम और एनी मंत्री, तो उन्हें पावर तो जनता ने प्रदान की है ना, जनता ने उनको चुना है, उनको वहां भेजा है, दैट्स इट। जिस दिन लगेगा कि नहीं ये बंदे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है वो सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, इस तरह से। तो बहरहाल इसका तात्पर्य यह है कि भारत ना तो किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है और ना ही उसका प्रभुत्व है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। माने भारत एक इंडिपेंडेंट राज्य है और इस पर कोई दूसरा देश कोई भी अधिकार का प्रदर्शन नहीं करेगा, इसका मतलब है। और दूसरी लाइन में लिखा हुआ था कि भारत के लिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता, जैसे द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ फॉर इंडिया और यूएन मेंबरशिप डज नॉट डिमिनिश इट्स सोवरेनिटी। माने भारत एक आजाद देश है और अगर भारत जैसे कॉमनवेल्थ ग्रुप है उनका सदस्य बनता है तो इसकी सोवरेनिटी पे कोई असर नहीं होगा। और इवन यूएन का सदस्य बनता है, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का, तो भी इसकी जो संप्रभुता है या फिर सोवरेनिटी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है। व्हाट इज सोशलिस्ट? समाजवादी। तो समाजवादी का अर्थ क्या होता है? हमारे देश में समाजवाद के नाम पर कई सरकारें आई हैं, रही हैं, तो समाजवाद या समाजवादी का अर्थ क्या होता है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, समाजवाद क्या होता है? ये जो शब्द है ना, ये संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में ऐड किया गया। माने ओरिजिनली संविधान में ये शब्द था ही नहीं, हमारे प्रियम्बल में ये शब्द था ही नहीं, इसे लेटर ऑन जाके ऐड किया गया 1976 में, राइट? जब संविधान में संशोधन मीन्स बदलाव किया गया था, अमेंडमेंट की गई थी। अब अमेंडमेंट, बदलाव, संशोधन क्या होता है आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, और फिलहाल के लिए समझ जाओ कि संशोधन मीन्स संविधान में बदलाव करना, चेंज करना। तो संविधान में जब 42वां चेंज या बदलाव या संशोधन किया गया तो उससे एक नया शब्द हमारे प्रियम्बल में या प्रस्तावना में जुड़ा था, इसका नाम है सोशलिज्म या सोशलिस्ट या फिर समाजवादी। हालांकि संविधान में विभिन्न प्रावधान मौजूद थे जो हमारे संविधान के समाजवादी प्रकृति को संकेतित करते थे। उदाहरण, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। वो कह रहा है कि भाई जैसे डायरेक्टली तो ये वर्ड नहीं था सोशलिस्ट या समाजवादी, परंतु हमारे संविधान के अंदर ऐसी बातें लिखी थी जिससे ये क्लियर होता था कि हमारे संविधान की सोच समाजवादी सोच है। तो कैसे? जैसे डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दिशा निर्देश होते हैं सरकारों को कि आपने किस तरह से काम करना है, दिशा निर्देश होते हैं सरकारों को। अब आप डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ेंगे ना जब, तो आप सारी बातें जान पाएंगे। तो पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है कि भाई वो बात क्या है या ये इसका मतलब क्या है, थोड़ी दिक्कत रहेगी। पर फिलहाल आप कोशिश करिए कि सिर्फ ये सोच सुनिए कि डीपीएसपी नाम की कोई चीज है, और उस चैप्टर के अंदर या उस पार्ट के अंदर जिसमें डीपीएसपी दिया हुआ है, अर्थात हिंदी में कहें तो ये वाला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दिया हुआ है। तो इसकी जो सोच है वो समाजवादी सोच है। तो सोच तो थी समाजवादी, परंतु जो है कहीं जिक्र नहीं था इस वर्ड का। ठीक है जी। समाजवादी सोच क्या होती है? समाजवादी सोच मीन्स कि सरकार समाज के लिए काम करेगी, समाज के भले के लिए काम करेगी, समाज को आगे ले जाने के लिए काम करेगी, समाज की कुरीतियों पर कार्य करेगी, काम करेगी। और डीपीएसपी मीन्स जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें कई निर्देश सरकारों को दिए गए हैं कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें, परंतु वो बाध्य नहीं है, सरकार की कोई मजबूरी नहीं कि आपको तुरंत उसे पूरा करना है। तो ये एक नॉन जस्टिसेबल है, मैंने आप उसमें फिलहाल मत जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। बस आप ये सोचिए कि बस एक निर्देश दिए गए हैं एडवाइजरी के तौर पे। कांग्रेस पार्टी ने 1955 में ही
समाजवाद के समर्थन में एक प्रस्ताव अपनाया था, एक दिया था। और अब इसके नीचे कुछ और बातें मैं चाहूंगा आप इसमें ना जाएं, बस आप ये पहली दूसरी बातें यहां से नोट कर लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज यहां से नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन और ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, तो 3 लाइन्स यहां से इंपॉर्टेंट थी समाजवाद को लेकर। समाजवाद आपको मैंने समझा दिया कि क्या होता है समाजवाद। देखिए, सरकार समाज के लिए काम करती है, समाज के तबके जो कमजोर तबके हैं उनके लिए काम करती है। गरीब लोगों को डिपो से सस्ता राशन देना कैसी सोच है? समाजवादी सोच। सरकारी स्कूल में जहां अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहां यूनिफॉर्म फ्री, मिड डे मील, ताकि घर में अगर अच्छा खाना ना बनता हो, अच्छा क्या है वैसे, अगर न्यूट्रिशनल फूड तो मिलता ही नहीं गरीब फैमिली के अंदर, तो उसे प्रॉपर आहार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मिड डे मील स्कीम, समाजवादी। सरकारी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज ज्यादातर गरीब फैमिली का होता है, अगेन समाजवादी सोच है। सरकार की कई योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना, महिलाओं को धुएं से मुक्त करना, समाजवादी सोच है। इसके अलावा मोदी केयर, आयुष्मान भारत, 5 लाख तक का इलाज एक साल में गरीब लोगों का फ्री, समाजवादी सोच है। किसान स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए या किसान पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता देना, समाजवादी सोच है। 2,000 रुपए हर महीने अनएम्प्लॉयड यूथ के खाते में डालना, यह समाजवादी सोच है। कोविड-19 में जहां लोग मर रहे थे उस वायरस से, सबको फ्री में डबल डोज लगाना, यह समाजवादी सोच है। और ना जाने सरकार कितनी योजनाओं के तहत समाज के हर एक तबके को जो कमजोर है, वीक है, उनके लिए काम करती है। आज भी जिनकी अगर एक ही बेटी है, सपोज कर लीजिए, तो जो हमारी केंद्र की सरकार है, उस सरकार की योजना है कि वो 2 लाख रुपए उसकी शादी में उसे तोहफे के तौर पे दे, क्योंकि एक ही बेटी है। योजनाएं चलाई गई। अगर कोई SC ST में शादी करता है अपर कास्ट का, तो उन्हें लगभग 1.25 लाख रुपए या 1,60,000 के आसपास का अमाउंट मिलता, ताकि जातियों के बीच में जो टकराव है खत्म हो। ये समाजवादी सोच है। समाज के लोगों को कैसे बेहतर किया जाए, ये सारी मैंने जो जिक्र किया है स्कीम्स का या पॉलिसीज का या इनिशिएटिव का, तो समाजवादी सोच सरकार की है, जिसे हम रोजमर्रा के उनके स्कीम्स, उनके कार्य के जरिए देख सकते हैं कैसे वो कर रहे हैं, उससे साफ मालूम चलता है। अब सोशलिज्म के बाद है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। एस्पिरेंट्स, जब देश आजाद हो रहा था तो मुस्लिम्स के दिल में ये डाउट थी कि पता नहीं क्या होगा अब, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में टकराव बहुत पहले से था। तो मुस्लिम्स बेचारे डरे डरे से थे, और इवन पाकिस्तान का बनना एक बड़ा कारण ये भी था कि मुस्लिम्स के दिल में ये शक था कि आजाद भारत में जब मेजॉरिटी हिंदू की होगी तो सरकार फिर हिंदू लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में जिस तरफ ज्यादा वोट सरकार उनकी बनती है, तो उनका क्या होगा। तो इसलिए फिर कई लोगों ने ये चलाई अफवाह कि नहीं, आजादी के बाद तो भारत में तो मुस्लिम्स का ये हो जाएगा, तो फिर एक नया देश पाकिस्तान बनाने की मांग उठी और बन गया पाकिस्तान। परंतु हैरानी की बात क्या थी कि जब पाकिस्तान बना तो इंडिया में जो मुस्लिम्स थे और जो मुस्लिम पाकिस्तान में थे, उन दोनों की पॉपुलेशन को 1947 15 अगस्त को देखा जाए तो भारत में मुसलमान ज्यादा थे जो पाकिस्तान के मुसलमान थे उनसे। इससे ये बात साफ होती है कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स ने रिजेक्ट किया पाकिस्तान जाना, उन्होंने भारत में रहना ठीक समझा। तो भारत की सरकार ने और उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ कर दिया कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश होगा।
हमारे अगल बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। इन देशों के सरकारों का संविधान का धर्म क्लियर है। अतः पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लामिक रिपब्लिक मीन्स इस्लामिक एक गणराज्य है, परंतु भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, ये हिंदू देश नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। तो चूंकि सेक्युलरिज्म होना बहुत जरूरी है ताकि देश के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो ये घुटन फील ना करें कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमारे साथ अन्याय होगा या ये होगा। अब आपको बता दूं, जो एग्जाम में काम आने वाली चीज है वो ये है कि संविधान में 42वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट में संशोधन 1976 में, तो ये शब्द सेक्युलर हमारे देश के प्रियम्बल में जोड़ा गया था। हमारे देश के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें जोड़ा गया था। अगर आप इसे हिंदी में देखें तो ये शब्द संविधान के 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था कि हालांकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहते थे। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में क्लियरली कह दिया था कि चूंकि लिखा तो कहीं नहीं है, पर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर या संविधान के निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने साफ मेंशन कर दिया था अपनी सोच में कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। उसकी क्लैरिटी उन्होंने प्रॉपर दे रखी थी। तो यहां से आपने दो ही बातें ऐड करनी है, रखनी है। एक तो मेरे ख्याल से आप यही रखें, और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कह दिया था कि बेशक लिखा कहीं नहीं है मगर सोच हमारी सेक्युलर ही है, तो ये भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। मगर चूंकि यहीं से भी आप काम चला सकते हैं, यही लाइन भी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट और काफी इनफ होगी। अब देखिए, दिस इज एविडेंट व्हेन वन कंसीडर्स the secular fundamental provision of our constitution, for example, act against discrimination based on religion, race, caste, etc. भाई ये पढ़ेंगे बाद में जाके फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में। ये तब स्पष्ट होता है, मैं इसकी ट्रांसलेशन यहां देख रहा हूं, कि जब कोई हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मौलिक अधिकारों का विचार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं आपको, तो हमारे जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। उन मौलिक अधिकारों के अंदर इक्वालिटी का सेक्शन है एक, 15 से लेकर 19 तक, इसमें कहा जाता है कि सबके साथ समानता होगी और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति, न धर्म, न पंथ, न प्लेस ऑफ बर्थ, न जेंडर, किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो उसमें धर्म भी लिखा था ना, तो इसी से लगता है कि सेक्युलरिज्म की कल्पना की गई है। परंतु ये शब्द सेक्युलरिज्म 42 या 42वें संशोधन 1976 में जो है वो इसमें ऐड किया गया था, राइट। तो बहरहाल आज मैं यहीं तक ही डिस्कस करना चाहूंगा। काफी बातें मैंने कही हैं और काफी बातें और कहना बाकी बची हैं। तो अब मैं कुछ बातें कल आपसे डिस्कस करूंगा, और कल डिस्कस करने के बाद लगभग मैं ये प्रियम्बल का चैप्टर तो समाप्त कर दूंगा आपका। और प्रियम्बल के चैप्टर से एक आध क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, और वो चीजें यही हैं कि कौन से अमेंडमेंट है, संशोधन कौन सा है, यही से ज्यादा बनते हैं। तो चलिए, कल मैं आपसे फिर मिलूंगा 8 बजे या 8, 5, 10 पे, जब मैथ्स की क्लास ओवर होती है आपकी, तब से मिलूंगा मैं। तो आज इतना ही। मैं चाहूंगा आप जो मैंने बातें आपको एक्स्ट्रा से समझाई हैं, बोली हैं, लिखा करो। एक एक बात जो मैंने एक्स्ट्रा से बोली है लिखा करो, उससे आपका नॉलेज बढ़ता है। मैंने यहाँ तो 6-7 बातें लिखी हैं, ये 6-7 लाइन्स हैं, मगर उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा लाइन्स बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा बातें कह रहा हूँ, वो बातें भी नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।